नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है और सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं और इन सब तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनावी माहौल खत्म हुआ है, लेकिन चुनावी चर्चाएं खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल। और इस समय भी देश में चुनावों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। और सबसे बड़ी चर्चा जो है नई सरकार के शपथ को लेकर के है कि नई सरकार की शपथ कब होगी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले 8 तारीख इसके लिए तय की गई थी, लेकिन फिर बात हुई कि ये जो शपथ है नई सरकार की 9 जून को शपथ होगी। संभावना है कि शपथ से पहले मंत्रालयों पर, विभागों पर भी मंथन जारी है कि मंत्रिमंडल में पहली बार में कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसको लेके तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सहयोगी दलों के नेता भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि सहयोगी दलों में सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि यदि हालांकि टीडीपी ने कहा है कि वो बाहर से समर्थन करेगी सरकार का, बिल्कुल। लेकिन एक बात यहाँ पर ये जरूर आती है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो नजर है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय समेत 10 बड़े मंत्रालय जो हैं उन मंत्रालयों पर अभी नजर लगी हुई है। हालांकि टीडीपी ने कहा जरूर है कि वो बाहर से समर्थन देगी, लेकिन संभावना ये भी है कि वो सरकार में भी शामिल हो सकते हैं और उनके भी कुछ मंत्री सरकार में रह सकते हैं। दूसरी तरफ यदि बात करें कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसके लिए कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को औपचारिक निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। 2 दिन मंत्रालयों के बंटवारे पर मंथन होगा। टीडीपी जनता दल यू के समन्वय का जिम्मा जो है पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव को सौंपा गया है। बिल्कुल। बताया जा रहा है कि टीडीपी और जनता दल यू की 10 मंत्रालयों पर नजर है। इसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आदि शामिल हैं। इस तरह से लेकर के तमाम चीजें जारी हैं, मंथन जारी है कि सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी 3-0 की कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, बिल्कुल। इनमें से कितने सहयोगी दल की झोली में जाएंगे और उन्हें किस तरह से मंत्रालय दिए जा सकते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी मंत्री पद को लेकर के तमाम चीजें हैं, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश का परिदृश्य भी शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश का दबदबा इस बार लगातार तीसरी बार कायम रहने वाला है, क्योंकि 3 बड़े नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं कि ये मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से वीरेंद्र खटीक की बात करें, गणेश सिंह की बात करें, शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले दूसरी बार, पिछली बार भी सबसे बड़ी जीत उन्हीं के नाम थी और दूसरी बार भी सबसे बड़ी जीत उन्हीं के नाम है, तो वो भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ यदि देखें कि जिस तरह से शेयर बाजार को लेकर के तमाम तरह की अटकलें थी, तो शेयर बाजार को लेकर के राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है कि मोदी और अमित शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबाए हैं और उन्होंने जेपीसी जांच की बात कही है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर शेयर मार्केट में घोटाले का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि इन्हीं के द्वारा शेयर खरीदने की सलाह दी गई और फिर झूठे एग्जिट पोल से बाजार में हाहाकार मच गया। और उन्होंने कहा कि निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। वहीं जेपीसी, जिसे हम संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, उन्होंने कहा कि जेपीसी से इसकी जांच होना चाहिए। और राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक सर्वे में 220 सीटें मिल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में ज्यादा दिखाई गई हैं। और 3 जून को शेयर मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4 जून को वह जो है शेयर मार्केट नीचे आ गया। इस कारण से यह घोटाला हुआ है और निवेशकों से शेयर खरीदने के लिए कहा था। 30 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डुबाए गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उस दिन मार्केट ऊपर था और उस समय विदेशी निवेशकों ने महंगे दाम पर शेयर खरीदे थे। भारतीय निवेशकों ने जो है शेयर बेचकर लाभ भी लिया था और 4 जून को मार्केट गिरा है।
तब विदेशी निवेशकों के कम कम दाम पर उन्हें बेचा और भारतीय निवेशकों ने खरीदा। भारतीय निवेशकों ने महंगे दाम पर बेचा और कम दाम पर खरीदा है। दुनिया भर में इक्विटी मार्केट इसी तरह से चलता है। तो उनके आरोपों को सिरे से एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है कि ये कोई घोटाला नहीं है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि एक समय जहां देश में चुनावी माहौल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें कि इंडिया और पाक के मैच को लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रोमांच होता है, विश्व का सबसे बड़ा रोमांच होता है भारत और पाक का जब मैच होता है, तो दुनिया का सबसे बड़े रोमांच के रूप में इसे देखा जाता है। और 9 तारीख को यह मैच होने वाला है। सभी तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस मैच को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस मैच में जो दर्शक होंगे वो लगभग भारतीय दर्शक इसमें ज्यादा होने वाले हैं। बिल्कुल जी निशा। जी बिल्कुल, और तमाम उत्तर प्रदेश की हम अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश है। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आज क्या बड़ी और अहम और खास खबरें सामने आ रही, दर्शकों के साथ साझा करें। पहले बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को मिली थी, कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा झटका मिला है। बात करें कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी मजबूती जो है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और 2024 में बीजेपी इसी कमजोरी की शिकार हो गई है। और हालात ये हो गए हैं कि ज्यादातर जो सांसद है वो 5 साल तक मोदी जी के भरोसे बैठे रहे और उनको ये लगता था कि मोदी जी ही जादू करेंगे तभी कुछ होगा। लेकिन आखिरकार में चुनाव में मोदी जी आएंगे और रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, हाथ हिलाएंगे, हम जीत जाएंगे। और अगर नगर पंचायत का भी चुनाव होता था निशा, तो भाजपा का प्रत्याशी अपने काम से ज्यादा मोदी जी के नाम पर वोट मांगने लगता था और उसके एजेंडे में अपने नगर पालिका के सड़क, बिजली, पानी से ज्यादा पाकिस्तान और चीन की समस्याएं होती। एमपी एमएलए अपने क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी उपलब्धियों से ज्यादा मोदी जी की उपलब्धि गिनवाते हैं और ये बताते हैं कि मोदी जी की विदेश नीति कितनी कारगर है। ये सब तो जरूरी है, निसंदेह कहीं न कहीं कारगर होगी, लेकिन एक एमपी एमएलए से उसकी जनता को विदेश नीति की उपलब्धि से ज्यादा इस बात की अपेक्षा रहती है कि उसके विधायक और एमपी ने क्या किया। जनता इस मोर्चे पर बेहद उदास थी और लोकल मुद्दों पर भी राष्ट्रीय और धार्मिक मुद्दे हावी रहे कहीं न कहीं दिशा। तो सैकड़ों सालों से इंतजार करने वाले जो हिंदुओं के लिए राम मंदिर और कश्मीर की धारा 370 की समस्या का निराकरण एक ऐतिहासिक कदम तो जरूर था, ये जनता का कहना है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के उन सुदूर बैठे गांवों में जो युवा का पेट नहीं भरता है, जो दिन रात परीक्षा की तैयारी कर रहा है और बदले में उसे पेपर आउट का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो सालों साल मेहनत करने के बाद भी अगर परीक्षा में बैठ नहीं पाता और परीक्षा संपन्न पूर्वक सफलता नहीं दे पाता है, तो कहीं न कहीं ये यही सारा परिणाम रहा कि 2024 में मोदी को एक झटका मिला और बदले में वो चाहे हनुमान चालीसा पढ़कर परीक्षा देने जाता हो, पर उसके लिए दोनों मुद्दे एक वक्त के बाद एक सामान्य ज्ञान के प्रश्न बन चुके हैं, क्योंकि धर्म और देश की सारी चिंता पेट भरने के बाद ही हो पाती है। आप लाख समझाते रहिए कि अग्निवीर योजना के बड़े फायदे हैं या नई पेंशन के बड़े फायदे हैं, तो ये उतना ही सच है कि आज भी सीमा पर मरने वाला सबसे अदर गांव गिराव के लोग ही हैं, जिनके सेना की नौकरी किसी जमाने में सपने से कम नहीं। और आप सुबह सुबह उठकर देखिए, गांव के लोग ही हैं निशा जो मेहनत करते हैं। तो यही सारी नाराजगी रही है जो पीएम को कहीं न कहीं ये रिजल्ट देखने को मिला है। अब इसके बाद में बता दूं कि जो नए सांसद चुने गए हैं, सांसदों में 251 पर क्रिमिनल केस है और 2019 में यह संख्या 233 थी और 2009 से 2024 तक 124% आगे बढ़े हैं सांसद। तो कहीं न कहीं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बता दूं निशा की जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनावी सभा में सबसे ज्यादा रैलियां की और यूपी में जहां पीएम मोदी ने 27 रैलियां की और 4 रोड शो, उनमें सिर्फ 13 सीटों पर लोगों ने उनको जिताया। वहीं बताऊंगा कि वाराणसी में लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 में 1977 में इंदिरा गांधी और 1991 में चंद्रशेखर के बाद में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी के क्षेत्र में 8,478 वोटर्स ने ईवीएम में नोटा बटन भी दबाया है। मैंने उस समय भी खबर में जिक्र किया था कि पीएम मोदी के वहां वोटों का बहिष्कार कर लोगों ने किया है
कि वो नाखुश हैं, क्यों उनके वहाँ विकास नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं जो लोगों ने घर बैठे एक योगी मोदी के भरोसे घर बैठे रहना भाजपाइयों प्रत्याशियों को इस चुनाव में भारी पड़ा और जनता में नाराजगी थी। सांसद 2019 में चुनाव जीतने के बाद से 5 साल तक बैठने और सिर्फ योगी मोदी के सारे जो सपने देख रहा था जीतने के लिए, उसका उल्टा हुआ कहीं न कहीं। अब बता दूं कि ऐसा जो यूपी सरकार के 16 मंत्री हैं, जो अपनी विधानसभा हार गए, उनमें बात करूं तो सूर्य प्रताप शाही की पत्थरदेवा बीजेपी हार गए और राकेश सचार की भोगनीपुर सीट में पार्टी हार गई। जयवीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असीम अरुण और मैंकेश्वर शरण, सोमेंद्र तोमर, सुरेंद्र राही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम अपनी अपनी सीटों पर बीजेपी को नहीं जिता पाए। वहीं बता दूं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में अगर अब ऐसे नेता आते हैं, कोई लेकर भी आता है, तो उनको मैं भगा दूंगा और बिल्कुल। हमारी पार्टी में अब उनको शामिल होने की कोई जगह है। जैसा कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि जो सत्ता के लिए जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो जब कोई भी पार्टी बनती है तो उस पार्टी को छोड़ के उस सत्ता दल में शामिल होने का काम करते हैं। तो इसी अखिलेश यादव ने कहा अब कोई भी व्यक्ति अगर लेके आता है तो ऐसे लोगों को मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। वहीं मैं बता दूं कि योगी सरकार में कहीं न कहीं जो अहंकारी ब्यूरोक्रेसी है, मनमाना पुलिस तंत्रिया और चाटुकार मीडिया के कोड ने मिलकर जनता की हर समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की छवि बचाने के लिए इस तंत्र ने हर बार पीड़ित को भी प्रताड़ित किया। बता दूं कि बहुत सी चीजें निकल के आ रही है जनता के बीच में कि कस्टोडियल डेथ में कोर्ट के अंदर हत्या हो जाना, जेल के अंदर हत्या जैसी अनेकों घटनाओं की वजह से सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया और शायद उसी का रिजल्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल पाई। हर हाल में अपने गलत से गलत फैसलों को सही साबित करने के लिए प्रयास से जनता का विश्वास खोया है। वहीं बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक आवाज उठाने पर सामान्य लोगों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया और भाड़े की ट्रोल आर्मी ने खूब गाली गलौज की। भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के बीच सरकार का करोड़ों रुपया विज्ञापनों में छवि चिपकाने के लिए उड़ाया गया। बता दूं कि राजधानी लखनऊ में ऐसी ऐसी होर्डिंग लगी थी कि पाई पाई से गरीब की भलाई, जबकि हकीकत में निशा ऐसा नहीं था। तो यही सारा रिजल्ट रहा है जो कि बीजेपी को ये रिजल्ट आज देखने को नौबत है। वहीं मैं बात बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर और जयवीर सिंह ने कहीं न कहीं जो ठीकरा है वो विपक्ष पर छोड़ा है। उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी ने अफवाह फैलाया है कि भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, जिससे राज्य के मतदाताओं पर असर पड़ा है बिल्कुल। और 8.5 किलो मुफ्त राशन देने के उनके झूठे वादों ने लोगों को गुमराह भी किया है। हम इस संबंध में चर्चा करेंगे, ये इन दोनों दयाशंकर का कहना है। और वही बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हमें अपेक्षित नतीजे नहीं मिले हैं। इंडिया गठबंधन ने झूठे यादों और आख्यानों का उपयोग करके राज्य के लोगों को गुमराह किया और उन्होंने हमारे नारे 400 पार का इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए 4 सीटें चाहती। हम इस चुनाव में सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री ने इस तरीके से बयान दिया। जी मैं बता दूं निशा की इस चुनाव में लगातार जनता कह रही है, चाहे वो कि राम मंदिर जहां उनका में खूब गाना चला था कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, लेकिन जब अयोध्या की सीट ही नहीं भारतीय जनता जीत पाई तो कहीं न कहीं ये निराशा है कि लोगों को जो घर टूटे हैं, लोगों ने मंदिर के लिए लोगों को घर उजाड़ दिए हैं, बुजुर्ग लोगों का, तो उसी की हाय लगी है और उसी का ये परिणाम है। तो लोकतंत्र में जो ये अधिकार है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अगर जनता के लिए काम सरकार नहीं करती है तो हर सरकार को समय के हिसाब से जनता बदल देगी, ये बिल्कुल। लोगों का कहना है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, और हम सीधे फिर से हमारे एडिटर सूरज जी के पास जाएंगे क्योंकि ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल राजधानी होगी वो अमरावती होगी और 12 जून को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, जिस तरह से आपने जिक्र किया है अमरावती का कि चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में अमरावती को राजधानी घोषित किया था, पर उनके जाने के बाद में सरकार जब वहां परिवर्तित हुई तो उस पर काम रोक दिया गया था। लेकिन अब यह जो है फिर से आबाद होगी और 12 जून को राज्य को पहली आधिकारिक राजधानी मिल जाएगी।
क्योंकि हैदराबाद से लगभग 510 किलोमीटर दूर बसी अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। यह तेलुगु देशम पार्टी की है। टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसे राजधानी बनाने में अब तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 2034 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि टीडीपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ज्योत्सना, उन्होंने कहा है कि इसी कार्यक्रम के साथ अमरावती राजधानी के रूप में काम करने लगेगी। आपको बता दूं कि 2014 से अब तक हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रही है, लेकिन 2 जून को समय सीमा खत्म हो रही है और इसके बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है। वैसे केंद्र सरकार 2014 में ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा दे चुकी है, लेकिन यहाँ सचिवालय, हाई कोर्ट, विधानसभा नहीं थी, इसलिए हैदराबाद से ही काम चल रहा था। और अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू जब 2014 में सीएम बने तो उन्होंने एपीसीआरडीए मतलब आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया था और तब से अमरावती में 217 किलोमीटर के को सिंगापुर जैसी ब्लू ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करने की तैयारी चल रही थी। और ये तय हुआ था कि इस पर 20 साल में लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें विधानसभा, हाई कोर्ट, सचिवालय, विधायकों, सांसदों और एमएलसी और सरकारी कर्मचारियों के आवास के साथ ही 144 सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के ऑफिसेस यहाँ पर होंगे। शुरुआत में आंध्र बुरी तरह आर्थिक स्थिति में था, उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने 50,000 करोड़ रुपए की बात रखी थी और 2019 तक सचिवालय, विधानसभा और हाईकोर्ट बन चुके हैं, जबकि बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 50% पूरे हो चुके हैं। बात करें कि 2019 में जगन मोहन के सत्ता में आने के बाद यहाँ का काम रोक दिया गया था और यहाँ के जो कार्य चल रहे थे वो प्रगति नहीं कर पाए हैं, बल्कि जो प्रज्ञा वैदिक का ऑफिस है उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। एपीसीआरडी प्रोजेक्ट रोक दिया गया था, लेकिन 5 साल से प्रोजेक्ट रोका हुआ है। राजधानी का श्रेय चंद्रबाबू नायडू को ना मिले, इसलिए जगन मोहन ने अपनी जिद में 3 राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल ये बनाना चाहते थे, लेकिन 5 साल में वे तीनों में से किसी भी शहर का विकास नहीं कर सके। इसलिए अब अमरावती जो है वो उन चंद्रबाबू नायडू के शपथ लेते ही एक बार फिर से आबाद हो जाएगा और यहाँ विधानसभा, सचिवालय, हाई कोर्ट सारे जो हैं वो कार्य करने लगेंगे। इसके अलावा बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की खबरों की, वहीं कुछ खबरें ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिनका कहीं ना कहीं सरोकार भारत से भी है। कि यदि हम बात करें कि गाजा के जो हालात हैं इस समय, क्योंकि लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, इजराइल 50,000 सैनिक वहां पर भेजने की बात कर रहा है, तो इजराइल का जो इस समय आतंक चल रहा है, यदि हम उसमें देखें कि यूएन के स्कूल पर बमबारी की गई है जिसमें 40 लोगों की मौत हुई है और इन 40 लोगों में 14 बच्चे भी। क्योंकि मैं बताऊं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था और इसके 8 माह पूरे हो चुके हैं। आज 8 माह पूरे हो जाने के बाद ये स्थिति है कि मंगलवार को भी इसी हफ्ते हम देखेंगे लेबनान ने जो है हिजबुल्लाह संगठन के द्वारा उत्तर गाजा पर जो ड्रोन हमले किए थे उस पर इजराइल ने नया मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इजराइल 50,000 से ज्यादा सैनिकों को लेबनान सीमा पर तैनात करने वाला है और हिजबुल्लाह के हमले में 11 इजरायली लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने कड़ी कार्रवाई की धमकी दी थी। दूसरी तरफ की संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा में 90% बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की जो राहत एजेंसी है यूएनआरवा, उनका कहना है कि हालात नहीं सुधर रहे हैं और यदि हालात नहीं सुधरे तो जुलाई के माह में गाजा को भयंकर भूखमरी का दंश झेलना पड़ेगा और भूखमरी फैलने की आशंका है, क्योंकि लगभग 20% लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है वहां पर। इसलिए हर रोज 4 बच्चों की और 2 बड़े लोगों की मौत हो रही है। कुपोषण का दंश इस समय जो है वहां अपना काम दिखा रहा है, जिससे बच्चों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ एक खबर और है कि जहां अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए रूस दूसरे देशों को भी हथियार दे सकता है। बिल्कुल। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि मॉस्को पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए अन्य देशों को भी इस तरह के हथियार दे सकता है। पुलिस ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अगर कोई सोचता है
कि हमारे क्षेत्र पर हमला करने के लिए, हमारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए युद्ध क्षेत्र में ऐसे हथियारों की आपूर्ति करना संभव है, तो हमें अपने हथियारों की आपूर्ति करने का अधिकार क्यों नहीं? एक दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार 1 और 2 जून को यूक्रेनी सेना ने बेलगोरेड क्षेत्र में एक रूसी डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि यह हमला जो है संभवतः लगभग हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से किया गया था। एयर डिफेंस सिस्टम उत्तरी खार्किव क्षेत्र में वर्तमान सीमा से लगभग 60 किलोमीटर और खार्किव शहर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि हिमर्स की सीमा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। तो ये युद्ध से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, ये भी आज चर्चाओं में बनी हुई हैं। जी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जैसा कि हम देख रहे हैं चुनाव को लेकर के अमेरिका में जो चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हैं, उन सरगर्मियों के बीच में एक खबर जो आ रही है, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा था कि ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब ट्रंप कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप की रेटिंग को नुकसान हो सकता है और रेटिंग में बाइडेन अब केवल 1% ही पीछे बचे हैं। जो रेटिंग वहां अनुमान लगाया जाता है, उस रेटिंग में केवल जो बाइडेन जो हैं वो केवल 1% पीछे बचे हैं, क्योंकि ट्रंप को कारोबारियों का साथ मिला था और बाइडेन को वोटर्स का समर्थन मिला था। यहाँ एक बात ये जरूर आई है कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर होने वाला है और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको हालांकि एक राहत मिली है, क्योंकि जॉर्जिया के एक अपील कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में सुनवाई पर कम से कम अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी। हालांकि बिल्कुल। आरोप यह है कि ट्रंप और दूसरों ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को अवैध रूप से पलटने की साजिश रची थी और अब अक्टूबर में इसमें सुनवाई होना है। दूसरी तरफ यदि देखें कि जो सर्वे रिपोर्ट वहां की आती है, उस सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 53 वर्षीय रिपब्लिकन समर्थक टैगोर जो हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा है, बिल्कुल जी। क्योंकि वहीं नशे की लत और जेल में सजा काटकर लौटे लोगों के लिए काम करने वाली जेमी विक्स ने भी कहा है कि ट्रंप दोषी है। तो बिल्कुल जी। उनका जो चुनाव लड़ना निराशाजनक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक खबर की और मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उत्तरकाशी उत्तराखंड की हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 6 साल में 64 ट्रैकर्स जो है, जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसकी जो वजह है मौसम की अनदेखी, कि मौसम को बिना देखे ही और मौसम की जानकारी लिए बिना ही कि क्या मौसम है, क्या मौसम का अनुमान हो सकता है, बिना पूर्व अनुमान के ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पर जाने से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित हो जाती हैं। जी बिल्कुल निशा। जी। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी, तमाम अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।